Hi dear friends, welcome to Neeraj Associates. Today we are going to discuss under section 125 Criminal Procedure Code that the case which is related to the maintenance. इसमें जो है जो मेन जो कहा गया कि if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain wife, if she is unable to maintain herself. Second, the legitimate or illegitimate child, minor childs are concerned. Legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attended the majority, where such child is of by reason or any physical or mental abnormality or injury and they are unable to maintain themselves. एंड लास्ट इज द फादर और मदर. इनमें से ये लोग कोई भी अपने जो भी पर्सन है जो कि सफिशिएंट मीन्स है उसके पास अर्निंग के, उनके ऊपर मुकदमा लगा सकता है. यूजली दिमाग में क्या आता है कि जब कोई भी मुकदमा लगता है तो ये है कि इट इज रिलेटेड टू द वाइफ एंड चिल्ड्रंस, मगर ऐसा नहीं है. अगर पेरेंट्स जो है बुजुर्ग हैं और मदर फादर वो अनेबल है मेंटेन करने के लिए, तो वो जो है मुकदमा अपने बच्चों के ऊपर लगा सकते हैं. और इन एनी पर्सन का मतलब ये आ गया कि इफ एनी पर्सन, तो इसमें बच्चा जो है वो अगर लड़का है या लड़की है और मदर फादर जो है जिनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, अपने को मेंटेन करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो अपने बच्चे, चाहे वो लड़का हो और अगर लड़का नहीं है उनके लड़की है, तो वो लड़की के ऊपर भी, अपनी डॉटर के ऊपर भी मुकदमा अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी का लगा सकते हैं. अब होता यह है कि यूजुअली इसमें कभी कभी ये भी देखा गया है कि जैसे वाइफ ने जो मुकदमा लगाया अंडर सेक्शन 125, उसके अंदर सबसे जो ध्यान देने वाली चीज है कि इंटरिम मेंटेनेंस की भी एक एप्लीकेशन जाती है. इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन ये होती है कि जिस समय वो इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन लगाई जाती है उसका जो डिस्पोजल है, वो जो डिस्पोजल है दो तरीके से होता है. यूजुअली कभी कभी जो आपके लर्नेड ट्रायल कोर्ट्स के जो आपके जजेस हैं वो इंटरिम एप्लीकेशन को या तो उसी दिन डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और उसमें एक जो भी आपने लगाया है कि जो आदमी जिस व्यक्ति के प्रति मुकदमा लगाया है उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितनी अर्निंग्स हैं, उसके हिसाब से वो एक आपको इंटरिम मेंटेनेंस दे देंगे. दैट मे बी अ मिनिमम लाइक 500, इट मे बी 1000 रुपीज, इट मे बी 10,000 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो. अब बात आती है कि जो इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई जगह पे कहा भी गया है, अगर आप जो बुक्स को देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कि जहां पर कि ये साइटेशंस आए हैं कहीं पे कि जब मुकदमा कोई लगाया गया, उस मुकदमे के बाद जब आपने नोटिस जो गया है उस रिस्पोंडेंट को, अपोजिट पार्टी को, वो नोटिस जो सर्व होगा उसकी सर्विंग के विद इन 60 डेज दैट इंटरिम एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस वो डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए. ये एक तो मेंटेनेंस में. दूसरा मेंटेनेंस में यह है कि जो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है, वो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर वो आपका जिस डेट से ऑर्डर हुआ है उस डेट से भी मान्य हो सकता है, या जिस डेट में अगर आपने एप्लीकेशन लगाई थी तो जो लर्नेड ट्रायल कोर्ट है वो उस डेट से भी वो इंटरिम मेंटेनेंस पास कर सकते हैं. इस तरीके से ये हो गया. जो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं वो अगर माइनर हैं उनकी भी मेंटेनेंस, और जो वाइफ है वो ले सकती है. इसके बाद लेजिटिमेट इलेजिटिमेट जो चाइल्ड है, और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल ये रीजन्स हैं बच्चे के, और अगर जो है मेंटल एबनॉर्मलिटी है तो, और वो मेजॉरिटी मतलब उन्होंने एज अटेंड कर ली है, उन केसेस में भी वो मेंटेनेंस ले सकते हैं. अब बात आती है, कभी कभी ये भी हो जाता है कि भाई सेक्शन 9 का मुकदमा जो रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स का लगा हुआ होता है अंडर सेक्शन 9 HA में, उसके अंदर
अगर वो मुकदमा लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि रीजंस हैं, वाइफ ने रीजंस दिए हैं कि वो क्यों नहीं अपने पति के संग रह पा रही है। उन सर्कमस्टांसेस में भी ऐसा नहीं है कि वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जो है वो नहीं कंसीडर की जाएगी, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मतलब कंसीडर की जाएगी। अब बात आती है कि इस तरीके के जो मेंटेनेंस के जो है, मैंने उसमें आपको पहले भी बताया कि सेक्शन 13 का मुकदमा है। सेक्शन 13 का मुकदमे में भी यह है कि अगर डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स होने के बावजूद भी वाइफ आई मीन शी इज एंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड। हाँ, उसमें एक ही है कि अगर वाइफ जो है उसका जो रिफ्यूजल होता है किसी वजह से, वो शादी कर लेती है, दोबारा शादी अगर कर लेती है किसी और से डाइवोर्स होने के बाद, देन शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। तो मैं जो है अभी आपको जो भी इसके बारे में बताया वो बहुत ब्रीफ में बताया है, और जहां तक डिटेल्स की बात है कि डिटेल में चाहे वो हमारा सेक्शन 13 था या 13B था या आपका सेक्शन 9 था हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, या सेक्शन 10 था हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, या 125 है CRPC, ये सब आपको मैं जो अगले आने वाले वीडियोस हैं उसमें इन लेंथ अलोंग विद द साइटेशन भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें जो मैंने 406 की बात भी की थी, जो कि 406 ऑफ IPC, वो जो है वो आपका स्त्री धन से रिलेटेड है। तो वो स्त्री धन कितना है, क्या है, वो जो सारी है उसकी लिस्टें जाती हैं। वो लिस्ट लेके, और मेरे अपना खुद का ये आपसे निवेदन है कि जो भी क्लेम्स करें या मेंटेनेंस के अंदर भी क्लेम्स करें वो जेन्युइन क्लेम करें, और अपनी किसी भी तथ्यों और चीजों को छुपा के ना है। अगर आप भी अर्न कर रहे हैं या कर रही हैं, उन चीजों का उल्लेख जरूर होना चाहिए और प्रॉपर उल्लेख होना चाहिए। किसी चीजों को, तथ्यों परिस्थितियों को छुपाने की कोशिश ना करें। एंड सेकेंडली दैट आई एम रिक्वेस्टिंग वंस अगेन टू यू, थैंक्स फॉर watching our video is concerned, please kindly like it, share it and subscribe it as much as possible.